मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ मातृभाषा सिखाएं, समझाएं, उसी में उनको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। वो मातृभाषा में जितने पक्के होंगे, दुनिया की कोई भी भाषा वो सीख लेंगे। हमारे हिंदुस्तान के बारे में अगर आप देखना चाहें तो देखिए, जितने महान वैज्ञानिक इस देश में हुए, सबने मातृभाषा में पढ़ाई की, इसलिए वैज्ञानिक हुए। ताजा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उनकी 12वीं तक की पढ़ाई तमिल भाषा में हुई है, आपको मालूम। और जब उनको कहा गया कि आप इतने ऊंचे वैज्ञानिक कैसे बने, तो उन्होंने कहा 12वीं तक तमिल में पढ़ा, इसलिए इतना ऊंचा बन पाया। इस देश के एक और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर इस देश को दिया। डॉक्टर विजय भटकर की 12वीं तक की पढ़ाई मराठी में हुई है, और वो कहते हैं कि मैं इतना ऊंचा संशोधन कर सका क्योंकि मराठी में सोचता हूं, इसलिए। प्रोफेसर एमजी के मेनन, उनकी पढ़ाई मलयालम में हुई है। प्रोफेसर स्वामीनाथन, उनकी पढ़ाई तमिल में हुई है। ये जितने उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर सेठना, डॉक्टर भाभा, जिन्होंने पहला परमाणु बम का इस देश में परीक्षण कराया, ये सब वैज्ञानिक मातृभाषा में से निकले हुए हैं। और मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, कॉन्वेंट से निकला हुआ एक भी विद्यार्थी इस देश के उच्चतम वैज्ञानिक पद पर आज तक नहीं पहुंचा। कॉन्वेंट में से जो पढ़कर निकले हैं ना, वो साइंटिस्ट नहीं बने, साइंटिफिक मैनेजर हो गए। साइंटिस्ट होना अलग है, साइंटिफिक मैनेजर होना बिल्कुल अलग काम। साइंटिफिक मैनेजर माने क्लर्क, क्लैरिकल काम, वो ही कर पाते हैं। क्योंकि जो मातृभाषा में चिंतन नहीं कर सकते, वो मूल आविष्कार नहीं कर सकते, और जो मूल आविष्कार नहीं कर सकते, वो वैज्ञानिक नहीं हो सकते। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में। हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया कभी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसके आधार पर हिंदुस्तान के समाज में जो मारकाट हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आंकड़े बताते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने गुरुकुल हैं, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% शूद्र हैं, 28% द्विज। द्विज समझते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं 28% और शूद्र हैं 72%। लड़कियों की क्या स्थिति है? 100% लिटरेसी है लड़कियों में। कोई भी लड़की को घर में नहीं बिठाया जाता, स्कूल जाना ही पड़ता है उसको पढ़ने। और कभी कोई लड़की की ऐसी स्थिति है कि वो स्कूल नहीं जा सकती, तो गुरुकुल का अध्यापक घर आता है उसको पढ़ाने के लिए। ये सिस्टम है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी, ये वो लिख रहा है। और वो कह रहा है कि शूद्रों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है पढ़ाई में क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, जिनको हम शूद्र कहते हैं, सबसे ज्यादा स्किल्ड। जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब उन्हीं के कब्जे में है। ये शूद्र ही है जो स्टील बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो घड़े बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो बर्तन बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो कपड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी है वो उनके पास है। और वो खुद लिख रहा है कि सिस्टम इतना अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर तुरंत होता, उसमें समय नहीं लगता। माने एक बाप है, उसने अपने बेटे को सिखा दिया, अब बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है, उसका बेटा अपने बेटे को सिखा रहा है। माने पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती चली आ रही है। अब देखिए आज का दिमाग हमारा कितना गुलाम है। मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं कि उस जमाने में जो आदमी किसी काम में लगा है तो पूरे परिवार के साथ लगा है। अगर कोई स्टील बना रहा है तो उसका पूरा परिवार स्टील प्रोडक्शन में लगा हुआ है। तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी भी है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है, तो पूरा परिवार उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आज अगर आपका 14 साल का बच्चा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो कहेंगे चाइल्ड लेबर है।
इस गंभीरता को समझिए कि उस समय बच्चे से लेकर बड़े तक सब इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन इतना है कि हम 33% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 14 साल का बच्चा अपने पिताजी के साथ किसी काम में लगा हुआ है तो वो चाइल्ड लेबर हो गया। तो आपने क्या किया कि उसको चाइल्ड लेबर डिक्लेयर करके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाली थी उसको तोड़ दिया बीच में से। और कहां ले जाके पटक दिया आपने? किसी अंग्रेजियत के स्कूल में, जहां वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उसको तोड़ दिया एक कानून बनाकर। और वही कानून हिंदुस्तान की सरकार आज भी चला रही है इस देश में, चाइल्ड लेबर के नाम पर। रोज टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आता। अब आप सोचिए कि यूरोप में मैंने मेरी आंखों से देखा है, 14 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं, 12 साल के बच्चे अखबार बेचते हैं। तो वहां कहा जाता है कि ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। मेरे देश में 14 साल का बच्चा काम करके रोटी कमा रहा तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। ये है मानसिक गुलामी, ये है अंग्रेजियत की गुलामी। और ऐसे ही तोड़ा था उसने हमारे देश के गुरुकुलों से चलने वाले एजुकेशन सिस्टम को। और उस एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने में जो सबसे बड़ी सफलता मिली मैकॉले को, वो एक कानून के आधार पर मिली। उस कानून का नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसके आधार पर उसने क्या किया, यूनिवर्सिटीज बनवाई और उन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी गई। संस्कृत से चलने वाले गुरुकुलों की मान्यता खत्म की गई और मान्यता खत्म हो गई सरकारी दस्तावेजों में, लेकिन समाज में मान्यता खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, अंग्रेज एक अत्याचार करते थे, इंडेंजर्ड लेबर बनाते थे हिंदुस्तानी लोगों को, यहां से मजदूर बना के ले जाते थे, जिनको हम गुजराती में कहते थे गिरमिटिया मजदूर। जो गिरमिटिया मजदूर यहां से गए हैं वो पता है कौन लोग हैं? हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन थे जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के ले गए। हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड लोगों को कैसे बर्बाद किया? या तो वो ले गए मजदूर बना के और वहां जोत दिया उनको खेत में हल के साथ, खेत में जोता जाता था हल के साथ। गांधी जी जब देखने गए थे डरबन के आश्रम में तो उनको आश्चर्य हुआ था कि आदमी खेत में हल चलाता, ऐसे ही जैसे बैल के कंधे पे हल रखा होता। और दूसरा काम क्या किया था अंग्रेजों ने कि हिंदुस्तान के हाईली स्किल्ड पर्सन्स को जो बनाते थे इतना बेहतरीन कपड़ा कि एक छोटे से रिंग में से तार निकल जाता था पूरा थान, ऐसे लोगों के हाथ काट दिए थे, अंगूठे काट दिए थे। यही सब किया था मैकॉले ने और मैकॉले के पहले के अधिकारियों ने। ऐसे बर्बाद किया है इस देश को। और स्किल्ड पर्सन्स को बर्बाद करने के लिए उसने कानून बना के लागू करवा दिया और पूरा सिस्टम उसने सत्यानाश कर दिया। तो राम जब इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं तब भरत कहते हैं क्षमा करना भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता था, अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य व्यवस्था के अर्थ को संभालते हैं, इसलिए वो भी आचार्य और गुरु के समकक्ष है। तो राम कहते हैं कि देखो कभी कभी ऐसा हो जाए कि गुरुओं का सम्मान कुछ कम हो, आचार्यों का कम हो या किसी का, लेकिन पुरोहितों का कम नहीं होने देना कभी, क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मजबूत है तो धर्म टिकाओगे, धर्म टिकेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। हमारी आंखें खोलने वाला है ये कॉन्सेप्ट। आज तक हमारे देश में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगापंथी हैं, ढपोर शंखी हैं, ऐसे शंख बजा देते हैं, वैसे घंटा बजा देते हैं। ये हमको इतना ही दिखाई देता है, इसके आगे का कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कितनी बड़ी इकोनॉमी चला देते हैं। और राम आगे का प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो, ध्यान ये रखना कि वो पैसे के लिए कुछ ना करते हो। माने राइडर लगा दिया उन्होंने। एक पुरोहित ऐसे हैं जो पैसा लेके पूजा कराते हैं। राम कह रहे हैं अगर ऐसे पुरोहित हैं तो उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा देगा उसी का माल बिकवाएंगे फिर तो। इसलिए पुरोहित उन्हीं का सम्मान करना है जो पैसा खुद न लेते हो और कारीगरों का माल बिकवाने में मदद करते हो। तो बिना पैसे लिए जो पूजा कराए वो पुरोहित है, पैसे लेकर जो कराए राम उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसा लेके पूजा कराते हैं? अगर कराते हैं तो उनको किनारे रखो,
तो भरत कह रहे हैं कि हाँ, मैं अभी लौटकर ऐसी ही व्यवस्था करूंगा कि वो बिना पैसे की पूजा कराएं। तो राम कहते हैं कि पुरोहित को तो, अब वो पुरोहित के लिए कह रहे हैं, पुरोहित को तो जिस घर में पूजा करानी है वहां का पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है, अगर उस घर का पानी ही पीने लगे, खाना ही खाने लगे, तो लालच भाव आएगा और वो अपनी पुरोहिताई से च्युत हो जाएगा। अब जरा इसको समझें थोड़े विस्तार में कि पुरोहित अगर पूजा करवाने वाले के घर खाना ना खाए, पानी ना पिए, अंग्रेजों ने इसी को प्रचार किया कि ये छुआछूत मचाते हैं, पानी भी नहीं पीते उसके घर का। मूर्ख अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो श्री राम की कही हुई बात का पालन करते हैं, जिसके घर पूजा करानी है उसके घर पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और जाके पीना। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया और हिंदुस्तान के कुछ मूर्ख इतिहासकारों ने उस पर पुस्तकों की पुस्तकें लिख डाली कि ये तो छुआछूत मचाते हैं, ये तो गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, ये तो नीची जाति और ऊंची जाति करते रहते। वो नीची ऊंची जाति का प्रश्न नहीं था, जिनके घर पूजा करानी है वो कोई भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, वहां पानी नहीं पीना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, दक्षिणा नहीं लेनी है, प्रसाद नहीं लेना है, ये श्री राम बोलकर गए, तो उनका पालन करते। पैसे खत्म करने हैं शिक्षा में से, पैसे हैं किसी के पास और नहीं है तो भी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि भारतीय दर्शन में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय तीनों निःशुल्क मिलता है सभी को। भारत का दर्शन ये कहता है शिक्षा में पैसे का स्थान ही नहीं है, तो पैसे आधारित शिक्षा नहीं होगी, माने फीस नहीं लगेगी किसी भी विद्यार्थी को, बिना फीस के सब पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे फिर स्कूल कैसे चलेगी? स्कूल चलाने के तरीके निकालेंगे। उनमें से एक तरीका ये होगा कि जितने विद्यार्थी और अध्यापक स्कूल को चला रहे हैं उन सबको कहेंगे 1 घंटा चरखा चलाओ, सूत बनाओ, सूत से खादी बने, खादी हम सब खरीदें और स्कूल को फंड्स दें। दूसरा तरीका है सारे विद्यार्थी अध्यापक मिलकर क्षेत्र में जाएंगे, 1 घंटे काम करेंगे, उसमें जो उत्पन्न होगा उसकी आमदनी होगी वो स्कूल में जाएगी। तीसरा काम, पास में कोई गौशाला होगी, सारे विद्यार्थी अध्यापक मिलकर गाय की सेवा करेंगे, दूध मिलेगा, दूध बिकेगा तो स्कूल की आमदनी होगी। और हर स्कूल को एक बगीचा देंगे, उसमें जो उत्पन्न होगा वो बाजार में बिकेगा, स्कूल उससे चलेगा और उसमें आमदनी जो होगी उसमें शिक्षक का खर्चा, विद्यार्थी का, दोनों का निकलेगा। मैंने पता है हिसाब लगा दिया, हर विद्यार्थी 1 घंटे रोज चरखा चलाए, हर अध्यापक 1 घंटे रोज चरखा चलाए, ज्यादा नहीं 1 घंटे, तो जिंदगी भर इतनी आमदनी है कि विद्यार्थी स्कूल से जब पढ़कर निकलेगा 10 साल में, 12 साल में मान लो, तो उसको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए स्कूल देगा निकलते समय। स्कूल में तो कुछ देना नहीं विद्यार्थी को, तो आगे भर्ती होना बस। अब वो 1 घंटे में रोज चरखा चलाएगा या 1 घंटे क्षेत्र में काम करेगा या 1 घंटे गौशाला में काम करेगा, उस काम में से जो उत्पादन होगा वो उत्पादन अगर 14 साल का हम कैलकुलेट करें तो वो 5 से 7 लाख रुपए बैठता है और उसमें विद्यार्थी का खर्चा 3-4 लाख रुपए हो जाएगा। बचा हुआ उसको हम दे देंगे कि तुम जाओ और अपना कोई बिजनेस और रोजगार शुरू करो, बेकार मत बैठो। ऐसी शिक्षा हम करेंगे और ये हर जगह होगा। पैसे खत्म करने हैं शिक्षा में से, पैसे हैं किसी के पास और नहीं है तो भी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि भारतीय दर्शन में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय तीनों निःशुल्क मिलता है सभी को। भारत का दर्शन ये कहता है शिक्षा में पैसे का स्थान ही नहीं है, तो पैसे आधारित शिक्षा नहीं होगी, मगर फीस नहीं लगेगी किसी भी विद्यार्थी को, बिना फीस के सब पढ़ेंगे। तो पढ़ाई में खर्चा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा कॉलेज विद्यार्थियों को देगा जब विद्यार्थी पास आउट होकर निकलेंगे।
श्रम का मूल्य स्थापित कराना है, पैसे का नहीं। अभी पूरी शिक्षा व्यवस्था में पैसे की ताकत है, श्रम का कोई महत्व नहीं है। हम श्रम को प्रधानता लाने चाहते हैं क्योंकि भारत के पास सबसे ज्यादा श्रम है। जब इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का मैंने कैलकुलेशन किया तो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों का स्किल थोड़ा ऊंचा है, तो उनके 2 घंटे का काम हम कराते हैं किसी इंडस्ट्री में। हम पता क्या करने वाले, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ देने वाले। हर इंडस्ट्री कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ी रहेगी, हर इंजीनियरिंग कॉलेज किसी न किसी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। तो ये सब विद्यार्थी हर दिन 2 घंटे जाएंगे कारखाने में और काम करेंगे उन मजदूरों के साथ मिलकर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो रोज के 2 घंटे का उनका जो मेहनताना है वो 5 साल का हम इकट्ठा करें तो 7 साढ़े 7 लाख रुपए हर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को मिल जाएगा जब वो कॉलेज छोड़कर जाएगा। ये जो मेडिकल कॉलेजेस होंगे इनको हम सब हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ेंगे और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ हॉस्पिटल में काम करना, फर्स्ट ईयर से ही काम करना। इंटर्नशिप जो होती है ना वो खत्म करेंगे, उनकी इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाएगी, एडमिशन लेते ही शुरू हो जाएगी और 5 साल वो हॉस्पिटल में काम करेंगे, 7 साल हॉस्पिटल में काम करेंगे। उसका जो मेहनताना निकलेगा वो एक विद्यार्थी के लिए 5-7 लाख रुपए के बराबर होगा। उस काम में से जो उत्पादन होगा वो उत्पादन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 5 से 7 लाख रुपए बैठता है और उसमें विद्यार्थी का खर्चा 3-4 लाख रुपए हो जाएगा। बचा हुआ उसको हम दे देंगे कि तुम जाओ और अपना कोई बिजनेस और रोजगार शुरू करो, बेकार मत बैठो। ऐसी शिक्षा हम करेंगे और ये हर जगह होगा। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लड़के भी यही करते हैं इस देश में। जब वो पढ़ाई करके निकलते हैं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में उनको पोस्ट पर नहीं लेता जब तक कि 1.5 साल उनका अप्रेंटिसशिप नहीं कराते, और वही असली पढ़ाई होती है। 4.5 साल की तो बेकार है। वो 1.5 साल की पढ़ाई अगर काम की है तो सीधे ही पढ़ाओ ना उसको। ये 4 साल 6 महीने क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारे एमबीबीएस एमडी करने वाले डॉक्टर जो इंटर्नशिप में पढ़ते हैं वही असली पढ़ाई है, बाकी तो बेकार है। वही सीधे पढ़ा दो, फालतू समय क्यों खराब कर रहे हो उनका? जो चीज काम नहीं आती वो याद नहीं रहती, जो याद नहीं रहती उसको पढ़ना क्यों और पढ़ाना क्यों? फालतू में दिमाग क्यों खराब करना? हम अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजों की शिक्षा लेते हैं। दुष्परिणाम क्या है कि जिंदगी भर पढ़ाई करने के बाद हम अपने आप से पूछते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या हमारे काम का है। मैं अपने आप से पूछता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा उसका 99% बेकार है, काम ही नहीं आता। 1% काम आता है, और जब 1% काम आता है तो उसके लिए इतना पैसा खराब किया, इतना समय खराब किया, इतना दिमाग खराब किया मेरा। पूंजी हमारे पास उतनी नहीं है लेकिन श्रम हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो श्रम आधारित चलेगा ये सारा सिस्टम। नया स्कूल, नए कॉलेज, नई यूनिवर्सिटीज और नया सिलेबस और नया तरीका पढ़ने और पढ़ने का, और ये हर जगह होगा। कि कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए इस देश के लोगों को जहां से हम बिना खर्चे के हर एक इलाज की व्यवस्था कर सकें। मेरा अपना मानना है, अगर आप उससे सहमत हैं तो बहुत अच्छा। मेरा अपना मानना है चिकित्सा, शिक्षा और न्याय हर एक को उपलब्ध होना चाहिए बिना किसी शुल्क के, क्योंकि ये सबकी जरूरत है। कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, चिकित्सा उसको उपलब्ध होनी ही चाहिए, पैसे के आधार पर नहीं। वो नागरिक है इस देश का, इस आधार पर। इसी तरह से शिक्षा सबकी जरूरत है, वो उपलब्ध होनी चाहिए बिना किसी शुल्क के, और न्याय वो भी उपलब्ध होना चाहिए बिना किसी शुल्क के। आपको सुन के हैरानी होगी कि भारत में एक समय ऐसा रहा कि चिकित्सा, शिक्षा और न्याय तीनों निःशुल्क मिलते थे।
और ज्यादा पुरानी बात नहीं करता, 300 साल पहले तक मिलते थे। 300 साल पहले तक के जो दस्तावेज हैं भारत के, वो बताते हैं कि कभी भी किसी राजा ने किसी राज्य में ऐसा कोई दवाखाना नहीं खोला जिसमें पैसा लेकर इलाज होगा। आप भी जानते हैं, आप में से कई सीनियर सिटीजन हैं, मेरे बगल में कमलालाल जी बैठे हैं, आप सबको याद होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास आप जाइए चिकित्सा के लिए, पैसे तो उसने कभी नहीं मांगे, फीस तो उसने कभी नहीं दी। आपने अपनी सदिच्छा से कुछ उसको दान दे दिया, वो बात अलग है, लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक इस देश में ये नहीं कहा मेरी 500 रुपए फीस हो गई, नाड़ी देख। हजारों साल से ये परंपरा चली है हमारे देश में। इसी तरह से कभी भी इस देश के किसी भी गुरुकुल में किसी गुरु ने किसी माता पिता को ये नहीं कहा कि आपके बच्चे को तब पढ़ाया जाएगा जब आप इतनी फीस लेंगे। ऐसे गुरुकुल रहे हैं इस देश में, वो हजारों साल पहले से 300 साल पहले तक चलते रहे, जहां शिक्षा भी पूरी तरह निःशुल्क थी। भगवान राम पढ़े या केवट का लड़का पढ़े या राम जी के लव और कुश पढ़े, एक ही आश्रम में, एक ही गुरुकुल में नाव चलाने वाले मल्लाह का बेटा भी पढ़ता है और भगवान श्री राम जो चक्रवर्ती सम्राट है उनके भी सुपुत्र पढ़ते हैं। वाल्मीकि आश्रम में आप जानते हैं लव और कुश की शिक्षा हुई, और शिक्षा उनके साथ हुई जहां वो मल्लाह के बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते थे। सांदीपनि गुरु के गुरुकुल का आप सबने जाना है कि वही भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ते रहे और सबसे गरीब सुदामा भी वहीं पढ़ते रहे। ये भारत की परंपरा है। शिक्षा यहाँ पैसे के आधार पर कभी नहीं रही, चिकित्सा यहाँ पैसे के आधार पर कभी नहीं रही, और न्याय भी नहीं रहा कभी भी पैसे के आधार पर। आप सभी जानते हैं गांव की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ चौपाल लगती है, अभी भी मेरे गांव में जहाँ मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में, वहाँ चौपाल लगती है। सारे मामले आते हैं और वहाँ पंच बैठते हैं, पंच, और जब वो पंच बैठ जाते हैं तो सारे मामले सुलझा देते हैं। न कोई वकील होता है, न कोई फीस होती है, सारे बड़े बड़े मामले सुलझ जाते हैं। राजस्थान में जाओ तो, गुजरात में जाओ तो, कहीं भी चले जाओ भारत के किसी भी राज्य में, अभी भी पंच बैठते हैं गांव में व्यवस्था। तो न्याय यहाँ निःशुल्क मिलता रहा, शिक्षा निःशुल्क मिलती रही, चिकित्सा भी सबकी निःशुल्क होती रही। शायद ये 3 बातों पर ही भारत दुनिया में सबसे आदर्श देश बना। और ऐसा कहा गया कि भारत में तो राम राज्य था, वो राम राज्य का मतलब नहीं रहा। लेकिन जब से अंग्रेजों की व्यवस्था इस देश में आई, अंग्रेजों ने हमारी सारी व्यवस्थाएं तोड़ दी। शिक्षा को पैसे से जोड़ दिया, चिकित्सा को पैसे से जोड़ दिया, न्याय को पैसे से जोड़ दिया। अब जब ये तीनों चीजें पैसे से जुड़ गई हैं तो न किसी को न्याय मिल रहा है, न किसी को शिक्षा मिल रही है, और न किसी को चिकित्सा हो पा रही है। जो अमीर है उनको भी नहीं हो पा रहा, वो भी खुद असंतोष व्यक्त करके पैसे देते हैं। 1-1 लाख रुपए महीने की फीस है उनके बच्चों की कॉन्वेंट स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में, फिर भी उनको असंतोष है कि हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, कुछ ठीक से पढ़ नहीं रहे। मतलब सीधा सा ये है कि पैसे से किसी चीज को अगर जोड़ दे और उसमें गुणवत्ता आए, ये बिल्कुल नहीं होता है। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि जो चीज पैसे से जुड़ जाती है तो उसमें गिरावट आना शुरू हो जाती है। चिकित्सा पैसे से जुड़ी इस देश में अंग्रेजों की नीतियों के कारण आज उसमें कितनी गिरावट है कि अभी डॉक्टर न रहकर व्यवसायी हो गया है। वो आपको सारे टेस्ट इसलिए बताता है कि उसको कहीं से कमीशन आता है। आपको 18-20 दवाएं डॉक्टर इसलिए लिख देता है कि हर दवा बेचने वाली कंपनी उसको कमीशन देती है। ऐसे ही गुरुकुलों का, माने स्कूलों का हाल है, शिक्षा तंत्रों का हाल है, बाकी दूसरी जगह न्याय तंत्र में भी यही व्यवस्था आ गई।